अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट यूनिट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, केयर ऑफ चाइल्ड एंड फैमिली ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। तो इसमें जो आपका बुक से चैप्टर नंबर है, वोंग्स की बुक हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 19। यहाँ से हम कवर करेंगे ये पूरा चैप्टर। ठीक है। इसमें बेसिकली हमने पढ़ना क्या है, इसके कंटेंट से देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेसर क्या होता है और कौन कौन से कॉमन स्ट्रेसर्स इस पीरियड में हो सकते हैं चाइल्ड को और फैमिली को, कौन कौन से वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर रिएक्शंस क्या क्या होते हैं फैमिली के और चाइल्ड के जब उनका जो बेबी है या कोई भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। उसके अलावा नर्सिंग केयर हमने कौन सी प्रोवाइड करनी होती है, नर्सिंग केयर प्रोसेस हमने पूरा बताना है। यहाँ तक हमारा बेसिक चैप्टर है। आगे इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अलग से चैप्टर है पेन मैनेजमेंट का। ठीक है, कि जो पेशेंट को जब पेन एक्सपीरियंस करता है तो हमने किस तरह से इसको मैनेज करना है फार्माकोलॉजिकली और नॉन फार्माकोलॉजिकली। ठीक है, तो ये अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे। जो आज का हमारा यूनिट होगा वो हम पढ़ेंगे अबाउट हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो अपनी बुक के ऊपर लिख लेनी है, जो कि इसमें नहीं दी हुई, तो मैंने इसके ऊपर ही लिखी हुई है, इस पेज के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल स्टिमुलस दैट कैन प्रोड्यूस मेंटल टेंशन और फिजिकल रिएक्शन दैट में लीड टू इलनेस। ठीक है। तो स्ट्रेस बेसिकली कोई भी ऐसा स्टिमुलस है जो कि मेंटल टेंशन या कोई भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है बॉडी के अंदर। अब वो कोई भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल भी स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है स्ट्रेसर। स्ट्रेसर क्या होता है? इट इज एन एनी इवेंट और स्टिमुलस दैट कॉजेज एन इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेसर्स कौन कौन से जो हैं वो एक पर्सन या उसके जो पेरेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर। यहाँ से हम स्टार्ट करें तो जो बेसिक स्ट्रेसर्स होते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपने हाईलाइट करना है। मेजर स्ट्रेसर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड सेपरेशन। ठीक है। क्योंकि अब आपको पता है कि जब कोई भी जब पर्सन सिक होता है या कोई भी उसको डिजीज होती है, तो जब वो हॉस्पिटलाइज होता है सबसे पहले वो सेपरेशन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। वो अपने घर से दूर हो जाता है, अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है। इसका एक मेजर स्ट्रेसर का इफेक्ट आता है। उसके बाद क्या है लॉस ऑफ कंट्रोल। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो उसकी काफ़ी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसमें उसका जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद बॉडीली इंजरी। अब आपको पता है डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स, तो इसको बॉडी इंजरी भी हो सकती है। ठीक है। और वो पेन एक्सपीरियंस करता है। तो ये चार बेसिक स्ट्रेसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। इनको हम वन बाय वन आगे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है। अभी आपने यहाँ से एमसीक्यूज याद करने हैं कि किस एज में ये जो स्ट्रेसर है वो ज़्यादा उसका इफेक्ट आता है। तो मेजर स्ट्रेस फ्रॉम मिडल इन्फेंसी थ्रू आउट द प्री स्कूल ईयर्स। ठीक है। अब यहाँ पे एज आपने याद करनी है 6 to 30 मंथ्स। ये यहाँ इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये बेसिक स्ट्रेसर होता है सेपरेशन एंजाइटी का। ठीक है। इस एज में जो उसको एंजाइटी होती है उसको हम कहते हैं एनाक्लिटिक डिप्रेशन। ठीक है। यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकता है और एससीक्यू भी आ सकता है, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। अच्छा, अभी जो सेपरेशन एंजाइटी होती है इसके आगे तीन स्टेजेस हम पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें कौन कौन से जो पर्सन अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता है उसकी तीन स्टेजेस हैं। ये आगे बॉक्स बना हुआ है तो इसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है कौन कौन से वो अपने उसकी मैनिफेस्टेशन शो करेगा अपने बिहेवियर के थ्रू ड्यूरिंग सेपरेशन एंजाइटी। ठीक है। तो इसकी तीन स्टेजेस हैं। सबसे पहले है स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट, उसके बाद क्या है स्टेज ऑफ डिस्पेयर। ठीक है। और लास्ट पे है स्टेज ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस को हम पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्टेज क्या है कि अब जैसे ही उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है, जैसे ही वो सेपरेट होता है अपने पेरेंट्स से, अपने लव्ड वन से, अपने घर से, तो उसमें जो पहली स्टेज आती है स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट की, उसमें वो कौन कौन से बिहेवियर शो करता है। सबसे पहले है क्राइज। ठीक है। वो रोएगा, पहले चीखेगा, स्क्रीम्स, सर्च फॉर पेरेंट्स विद आईज। ठीक है।
क्लिंग्स टू पेरेंट, अवॉइड एंड रिजेक्ट कॉन्टेक्ट विद स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो इसका जो पहली स्टेज में बिहेवियर है वो आपने याद करना है। बाकी जो एडिशनल बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें, वो क्या करेगा, वर्बली अटैक भी कर सकता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर। ठीक है, फिजिकली अटैक भी कर सकता है। उसके अलावा क्या है, अटेम्प्ट टू स्केप टू फाइंड पेरेंट, वो अपने पेरेंट्स को तलाश करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेज फर्स्ट वाली है ये थोड़ी सी अग्रेसिव हो सकती है। इसमें जो वो पेशेंट है वो क्राई करेगा, स्क्रीम करेगा, अपने पेरेंट को ढूंढेगा, फिजिकली और वर्बली अटैक कर सकता है स्ट्रेंजर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी हो सकती है, इट में लास्ट फ्रॉम आवर्स टू डेज। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेज हमारे पास स्टार्ट होती है, स्टेज ऑफ डिस्पेयर। अब इसमें वो कौन कौन से बिहेवियर शो करेगा, सबसे पहले क्या है, वो इनएक्टिव होगा, विदड्रॉ फ्रॉम अदर्स। ठीक है, उसके बाद डिप्रेस हो जाएगा इस स्टेज के अंदर। उसके अलावा इसका जो इंटरेस्ट है इन्वायरमेंट के अंदर वो भी लॉस हो जाएगा, अनकम्युनिकेटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है वो अपना हम इसमें देखेंगे उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आएंगी। आगे इसकी जो ड्यूरेशन है वो वेरी करती है, डिफरेंट चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड करता है वो उसका बिहेवियर किस तरह का है। ठीक है, उसकी नेचर किस तरह की है, तो इसका बिहेवियर जो है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट पे स्टेज ऑफ डिटैचमेंट। ठीक है, अब इसमें जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उसको अडॉप्ट करेगा, उस चेंज को, उस सेपरेशन को। तो इसमें क्या बिहेवियर शो करेगा, वो इंक्रीज इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा आहिस्ता आहिस्ता विद द स्ट्रेंजर्स और फेमिलियर केयर गिवर्स, जो भी वहाँ पे डॉक्टर्स नर्सिस वगैरह होती हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और रिलेशनशिप्स बनाएगा। ठीक है, और इसमें जो है वो अब हैप्पी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीन स्टेजेस थी इसकी, जिसमें वो अपना उसको सेपरेशन एंजाइटी को मैनिफेस्ट करता है। ठीक है, या आपने यहाँ से बॉक्स याद करना है, चाहे तो आप यहाँ पे निमोनिक लिखे हुए हैं इसको भी लिख सकते हैं, ताकि ताकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन आपने ज्यादा इसको जो है वो बॉक्स की फॉर्म में याद करना है। यहाँ से पेपर जो है वो बॉक्सी से ही ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रेसर हो गया सेपरेशन एंजाइटी का। आगे हम देखें तो क्या है, अब इसको ना मेंशन किया हुआ है एज वाइज, कि अर्ली चाइल्डहुड में जो सेपरेशन एंजाइटी है वो किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं बच्चे। ठीक है, उसके अलावा आगे फर्दर देखें तो लेटर चाइल्डहुड में क्या क्या सिम्टम्स आती हैं, एडोलिसेंस में क्या क्या आती हैं। तो ये आपने एज वाइज जो है वो जस्ट रीडिंग करनी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस आती हैं उनकी बिहेवियर्स के अंदर। ठीक है, तो आपने जस्ट यहाँ से रीडिंग करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आगे हम देखें तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगे, इफेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे, इसका जो स्ट्रेसर्स थे ना, सेपरेशन एंजाइटी पहले हमने पढ़ा, उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या होता है, बॉडीली इंजरी होती है और पेन होती है। तो ये चार बेसिक स्ट्रेसर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक पे दो एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहले हमने पढ़ लिया सेपरेशन एंजाइटी का, और दूसरा हम पढ़ते हैं अब लॉस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है, कोई भी पेशेंट, तो उसमें जो उसका कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जब लॉस ऑफ कंट्रोल होता है तो उससे भी उसकी बॉडी में, उसके बिहेवियर में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल है वो किस तरह से हो सकता है, जैसे कि अब एक तो वो फिजिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया है, एक जगह पे बाउंड हो गया है, अपने बेड तक वो बाउंड हो गया है। ठीक है, एक रूम तक वो बाउंड हो गया है। तो इसमें जो भी इसकी एक्टिविटीज थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई हैं, जो वो घर पे करता था। ठीक है, उसकी जो भी रूटीन है वो आल्टर हो गई है, जो भी इसके रिचुअल्स थे, जो भी इसकी एक्टिविटीज है वो सारी आल्टर हो गई हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड कर रहा है अपनी पेरेंट्स के ऊपर, अपने जो भी उसके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से उसकी जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो ये बेसिक दो यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं स्ट्रेसेस। तो जब लॉस ऑफ कंट्रोल होता है तब भी उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आती हैं और वो स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, पेशेंट या चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने दो पढ़ लिए इसके बेसिक स्ट्रेस है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक इसका है वो हम देखें तो इफेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड। चाइल्ड के ऊपर क्या क्या इफेक्ट आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। ठीक है, ये भी आगे हम बॉक्सेस की फॉर्म में पढ़ेंगे। उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आते हैं, फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट आते हैं। उससे पहले हम देखते हैं अब इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसको ज्यादा वुनरेबल करते हैं अबाउट स्ट्रेसेस ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पे बॉक्स दिया होगा, रिस्क फैक्टर्स दैट इंक्रीज चिल्ड्रंस वुलनरेबिलिटी टू द स्ट्रेसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, जस्ट आपने इसको इनलिस्ट करना है, जो कि इसको ज्यादा रिस्क पे करते हैं अबाउट स्ट्रेसर। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि अगर बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो डिफिकल्ट है, मतलब ज्यादा उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी वो एंगर शो करता है। ठीक है,
उसके अलावा क्या है, लैक ऑफ फिट बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट, मतलब कि चाइल्ड और पेरेंट के दरमियान में एक प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब भी वो जो है उसको ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एज, एज जो है वो स्पेशली बिटवीन 6 मंथ्स एंड 5 ईयर्स ओल्ड, इस एज के दौरान भी जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा जो है वो स्ट्रेसर को एक्सपीरियंस करते हैं, स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपना जो माइंड इतना डेवलप नहीं किया होता, तो वो ज्यादा जो है वो शो करते हैं अपने बिहेवियर्स के थ्रू। उसके बाद क्या है, मेल जेंडर। ठीक है, मेल जेंडर जो है वो ज्यादा वुनरेबल होते हैं, ज्यादा रिस्क पे होते हैं। उसके बाद क्या है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, जिनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो थोड़ा लो होता है, बिलो एवरेज होता है, वो शो कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस को ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद मल्टीपल एंड कंटिन्यूइंग स्ट्रेसेस, उसके अलावा उसको कोई ना कोई और जो है वो स्ट्रेस वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है उस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो उससे भी उसको ज्यादा जो है वो रिस्क पे हो सकता है। तो ये आपने रिस्क फैक्टर्स जस्ट इन लिस्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे एक और बॉक्स बना हुआ है, ये आपने याद करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट हॉस्पिटल बिहेवियर्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, कि अब जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो उनके बिहेवियर्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, कौन कौन से नेगेटिव बिहेवियर्स वो शो करते हैं। अब इसमें भी बताया हुआ है एज वाइज, पहले बताया है यंग चिल्ड्रन के बारे में कि उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बिहेवियर्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद बताया हुआ है ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, कि उनके जो बिहेवियर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं यंग चिल्ड्रन में, इसमें क्या वो शो करेंगे, दे शो इनिशियल अलूफनेस टुवर्ड्स पेरेंट्स। ठीक है, उनके जो बिहेवियर में सबसे पहले तो वो लोनलीनेस फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सेपरेशन एंग्जाइटी की तरफ जा रहे होते हैं, उनको जो है वो एक सेपरेशन स्ट्रेसर जो है वो पहले एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो अपने घर से दूर होते हैं, अपने लव्ड वन से दूर होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं वो क्या क्या हैं, टेंडेंसी टू क्लिंग्स टू पेरेंट्स, मतलब कि वो उनके साथ ही अटैच होना चाहेंगे, पेरेंट्स के साथ ही। ठीक है, उसके बाद उनको उनकी अटेंशन चाहिए होती है पेरेंट्स की। ठीक है, उसकी वो डिमांड करेंगे। उसके बाद क्या है, विगरस ओपोजिशन टू एनी सेपरेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि नेगेटिव बिहेवियर्स उसकी जो आते हैं उनकी पर्सनैलिटी के अंदर, उसमें फर्दर उसके अंदर फेयर्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन में। उसके बाद रेजिस्टेंस टू गोइंग टू बेड। अच्छा, हम पढ़ रहे थे इसके जो बिहेवियर्स में चेंजेस आती हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो जो नेगेटिव बिहेवियर्स वो शो करता है बेबी, उसमें उसको डिफरेंट काइंड के फेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विड्रॉल शो करेगा, हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, उसके बाद टेम्पर टेंट्रम्स आ सकते हैं, उसकी जो मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के नेगेटिव बिहेवियर्स उसकी जो है ना पर्सनैलिटी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखें तो ओल्डर चिल्ड्रन में क्या क्या नेगेटिव बिहेवियर्स आ सकते हैं, उसमें क्या है, इमोशनल कोल्डनेस फॉलोड बाय इंटेंस डिमांडिंग डिपेंडेंस। ठीक है, वो ज्यादा डिपेंड करेंगे अपने पेरेंट्स के ऊपर तमाम तरह की एक्टिविटीज के लिए। उसके बाद एंगर शो करेंगे टुवर्ड पेरेंट्स और जेलसी टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, लाइक अपने सिबलिंग्स की तरफ जो है वो भी जेलसी फील करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास जो है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बिहेवियर्स के अंदर चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये आपने जस्ट इन लिस्ट करने हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया। उसके बाद हम देखें तो और आपने क्या करना है इसमें आगे, आपने मोस्टली जो है अब इसके अंदर बॉक्सेस करने होते हैं, टेबल्स करने होते हैं, मोस्टली पेपर जो है वो यहीं से आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बॉक्स क्या बताया हुआ है किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेरेंट्स रिएक्शंस टू देयर चाइल्ड इलनेस। ठीक है, अब जारी बात है जब एक बच्चा बीमार होता है तो जो पेरेंट्स हैं उनके भी बिहेवियर्स में चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उनके रिएक्शंस के ऊपर। ठीक है, कि वो ज्यादा स्वेर रिएक्शन जो है वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट टू द चाइल्ड, मतलब जो बच्चा बीमार है उसको किस हद तक जो है वो डिजीज सवेयर है, उसकी क्या सीरियसनेस है, क्या सिवियरिटी है। ठीक है, ज्यादा सवेयर होगी तो ज्यादा उनकी जो पर्सनैलिटी में ज्यादा चेंजेस आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स की ज्यादा वो रिएक्ट करेंगे। उसके बाद क्या, प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, जब कोई बच्चा पहले बीमार हुआ था तो उनका जब वो हॉस्पिटलाइज हुआ था उनमें उसका पहला एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है, अगर वो बुरा है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो फर्दर और स्ट्रेस में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, मेडिकल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट,
अब डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जितना ज्यादा बेसिक मेजर प्रोसीजर होगा उतने ज्यादा उनका जो है वो रिएक्शन एग्रेसिव होगा और वो ज्यादा परेशान होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सपोर्ट सिस्टम कैसा है, अब ये भी अफेक्ट करता है। अगर उनका अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, ज्यादा उनको सपोर्ट करने वाले हैं इमोशनली और साइकोलॉजिकली, तो वो ज्यादा जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर उनका सपोर्ट सिस्टम ही कोई नहीं है तो वो ज्यादा टेंशन में, ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे पेरेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या, पर्सनल ईगो स्ट्रेंथ, उनकी अपनी कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वो कोप अप कर सकते हैं किसी भी डिजीज के साथ, किसी भी स्ट्रेस के साथ, ठीक है। तो उनकी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो भी डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद उनकी कोपिंग एबिलिटीज क्या क्या है, वो किस तरह से कोप अप करते हैं, कौन कौन से मैकेनिज्म्स को जो है वो अडोप्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, एडिशनल स्ट्रेसेस ऑन द फैमिली सिस्टम। एक तो उनका ये स्ट्रेस होता है कि उनका बेबी बीमार है, उनको जो है वो उसकी सेपरेशन एंजाइटी बच्चों को सफर करनी पड़ रही होती है। उसके अलावा उनको कोई और अगर स्ट्रेसर है फैमिली के अंदर तो वो भी इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, उनके रिएक्शंस के ऊपर। उसके बाद उनके अपने बिलीव्स क्या हैं, कल्चरल बिलीव्स क्या हैं, रिलीजियस बिलीव्स क्या हैं, ठीक है, फैमिली के, पेरेंट्स के। उसके बाद क्या, कम्युनिकेशन पैटर्न्स अमंग फैमिली मेंबर्स, ठीक है, वो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं डिजीज को, या जो भी उनको मसला आ रहा होता है वहां पे, ठीक है, तो वो किस तरह से अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पेरेंट्स के रिएक्शंस के ऊपर अबाउट देयर चाइल्ड इलनेस, ठीक है। तो ये भी आपने हाईलाइट कर लेना है बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सिबलिंग्स रिएक्शंस। अब ये तो हमने देख लिया कि जो पेरेंट्स है उनके क्या क्या रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हमने देखना है कि जो सिबलिंग्स होते हैं, जैसे कि अब एक बच्चा बीमार है तो उसके जो बहन भाई होंगे उनको भी जारी बात है स्ट्रेस होगा, ठीक है। उनको उनके भी डिफरेंट बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, तब वो कौन कौन से चेंजेस हैं वो भी आपने जस्ट यहाँ से रीडिंग करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, सिबलिंग्स आल्सो एक्सपीरियंस लोनलीनेस, फेयर एंड वरी, एज वेल एज एंगर, रिसेंटमेंट, ठीक है, जेलेसी एंड गिल्ट। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो बिहेवियर्स वो शो करेंगे उनके जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है आगे, यहाँ पे एक टेबल आगे और भी दिया होगा, वो हम पढ़ेंगे कौन कौन से जो है वो रिएक्शंस उनके सिबलिंग्स के ऊपर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि पेरेंटल रिएक्शंस कैसे होते हैं और सिबलिंग रिएक्शंस कैसे होते हैं। अभी हमने बॉक्स में पढ़ा था जो पेरेंटल रिएक्शंस हैं और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। आगे हम अब ये पढ़ रहे हैं सिबलिंग्स रिएक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने जस्ट ये 4 से 5 रिएक्शंस को लिस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। उसके बाद आगे हम देखें तो बताया हुआ है नर्सिंग केयर ऑफ द चाइल्ड हु इज हॉस्पिटलाइज्ड। अब ये आपका क्वेश्चन कंटेंट के अंदर भी दिया हुआ है कि हमने किस तरह से उसको केयर प्रोवाइड करनी होती है जब बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी होती है फॉर द हॉस्पिटलाइजेशन। अब एक बच्चा जो है वो बीमार हो गया, उसको कोई ना कोई डिजीज डायग्नोज हो गया, तो हमने उसको प्रिपेयर करना है कि हमने उसको जब हॉस्पिटलाइज करना है उसमें हमने कौन कौन सी उसको पहले गाइडलाइंस प्रोवाइड करनी है, कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं। द प्रिपरेशन प्रोसेस में बी इलेबोरेट विद टूअर्स, पपेट शोज एंड प्ले टाइम विद मिनिएचर हॉस्पिटल इक्विपमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब जब हम उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं चाइल्ड को फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, तो हमने उसको जो है ना थोड़ा सा इलेबोरेट करना है पूरा प्रोसेस, उसने किस तरह से वहाँ पे स्टे करना है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होने हैं वहाँ पे, ठीक है। उसको हमने वीडियोस की फॉर्म में, बुक्स की फॉर्म में जो है वो प्रॉपर बता सकते हैं, ठीक है। उसका पूरा जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है हॉस्पिटल का, ठीक है, ताकि बच्चे जो हैं वो ज्यादा एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में ना आ जाएं, ठीक है। तो हमने उसको प्रॉपर पहले प्रिपरेशन करनी होती है बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखें तो अब आ जाती है एडमिशन असेसमेंट। अब जैसे ही बच्चा एडमिट हो गया तो हमने उसकी प्रॉपर असेसमेंट करनी होती है, चाइल्ड की भी और फैमिली की भी। हमने प्रॉपर डाटा लेना होता है, प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेबल दिया हुआ है, या आपने पढ़ा भी होगा सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, जॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स, ठीक है। अब ये 11 हेल्थ पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट से जो है प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, ठीक है। अब इसमें 11 हेल्थ पैटर्न्स आपने पढ़े होंगे। ये जहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो पहला पैटर्न क्या है, हेल्थ परसेप्शन, ठीक है, कि उसका जो बेबी है या जो मदर फादर है वो किस तरह से हेल्थ को परसीव करते हैं। पहला है हेल्थ परसेप्शन, इसके बारे में हमने पूरा डाटा लेना है, पूरी हिस्ट्री ले लेनी है। उसके बाद न्यूट्रिशन के बारे में पूछना है, ठीक है, उनकी फैमिली का, उनके बेबीज का क्या क्या रूटीन है, क्या उसकी प्रेफरेंसेस हैं, क्या लाइक्स डिसलाइक्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पैटर्न है इलिमिनेशन पैटर्न, इसके बारे में हमने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद स्लीप और रेस्ट पैटर्न कैसा है,
उसके बाद एक्टिविटी और एक्सरसाइज पैटर्न क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका कॉग्निटिव पैटर्न क्या है, किस तरह से वो थिंक करता है, किस तरह से वो सोचता है, चीज़ों को परसीव करता है। उसके बाद सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट क्या पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद रोल्स और रिलेशनशिप क्या है फैमिली के साथ उस बच्चे के, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव पैटर्न, ठीक है। और देन हमारे पास है कोपिंग और स्ट्रेस पैटर्न, वो किस तरह से कोप अप करता है, स्ट्रेस को कैसे बेयर करता है, कैसे उसको जो है वो टॉलरेट करने के बाद उसको कैसे डील करता है। उसके बाद वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, तो हमने क्या करना है, हर पैटर्न के अकॉर्डिंग डाटा लेना है उसकी फैमिली से और चाइल्ड से, ठीक है। तो ये हमारी पूरी असेसमेंट हो जाएगी इस तरह से, एडमिशन असेसमेंट, ठीक है। आगे हम देखें तो क्या है, ये पूरा इसमें डिटेल में बताया हुआ है जो भी हमने असेसमेंट करनी होती है उसकी। देन अब ये बताया, अब यहाँ पे एक और बॉक्स आ गया ये वाला, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन प्रैक्टिसेस एंड एग्जाम्पल। अच्छा, अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी थेरेपी या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट जो कि हम दे रहे होते हैं उसको अलोंग साइड विद द मेडिसिन। जैसे कि अब एक पेशेंट है, उसको कोई भी डिजीज है तो हम उसको मेडिसिन दे रहे होते हैं, ठीक है। अब ये तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, साथ में उसको जो भी हम फर्दर और चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और थेरेपीज दे रहे होते हैं, डेट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे कि उसके हम न्यूट्रिशन को प्रमोट कर रहे हैं, हम उसको जो है वो कोई ना कोई थेरेपी दे रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन थेरेपी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज आ जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उसकी हेल्थ को ज्यादा जल्दी बेहतर करने के लिए, ठीक है, उसको ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। अब इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है क्या क्या इसमें प्रैक्टिसेस हो सकती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और साथ में एग्जाम्पल भी दी हुई है। सबसे पहले क्या है कि न्यूट्रिशन, डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आने हैं हमने, ठीक है। हमने उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करना है, उसके बारे में हमने उसको एजुकेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, माइंड बॉडी कंट्रोल थेरेपीज। अब जाहिर बात है उसका जो मेंटल हेल्थ है उसको भी हमने प्रमोट करना है, तो हमने उसको कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि डीप ब्रीथिंग के बारे में, म्यूजिक थेरेपी के बारे में, मसाज के बारे में, प्रेयर थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं ये भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में आ जाती हैं। उसके बाद क्या है, ट्रेडिशनल एंड एथनो मेडिसिन थेरेपीज। अब इसमें जो भी ये जो आती हैं हर्बल मेडिसिन वगैरह आ जाती हैं, होम्योपैथिक की आ जाती हैं, तो इसके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में भी हम उसको एजुकेट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चरल मैनिपुलेशन एंड एनर्जेटिक थेरेपीज। अब इसमें आ जाती है एक्यूप्रेशर वगैरह, ठीक है। इसमें जो हम प्रॉपर उसको प्रेशर के थ्रू टेक्निक्स को यूज करके उसकी पेन को रिलीव कर रहे होते हैं, मसाज वगैरह आ जाता है, ठीक है। थेरेप्यूटिक टच आ जाता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के अंदर आ जाती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्माकोलॉजिक एंड बायोलॉजिकल थेरेपीज। इसमें क्या है कि हम कुछ और ट्रीटमेंट को यूज करके, एक तो उसकी जो बेसिक डिजीज का ट्रीटमेंट है वो चल रहा होता है, और साथ में कुछ और हम एडिशनल जो है वो बायोलॉजिकल थेरेपीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे क्या है, बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपीज, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रेनियल इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन आ जाती है, न्यूरोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक थेरेपीज जो कि हम यूज करते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, ठीक है। तो ये भी आपने रीड कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है हमने, अब प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर एडमिशन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमने उसको प्रिपेयर कर लिया, उसको प्रॉपर बता दिया क्या क्या सिनेरियो होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होने हैं हॉस्पिटल में उसके डिजीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसको हमने प्रॉपर वीडियोस के थ्रू सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हमने उसकी पूरी असेसमेंट कर ली, पूरी हमने हिस्ट्री ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बॉक्स बना होगा ये वाला, कि हमने उसको जो जब एडमिशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें आता है प्री एडमिशन, कि एडमिशन से पहले हमने क्या क्या उसको बताना, क्या क्या गाइडलाइंस देनी है, और ड्यूरिंग एडमिशन हमने क्या क्या उसको गाइडलाइंस देनी है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम देखें तो प्री एडमिशन, अब एडमिशन से पहले हमने क्या करना है, उसको एक रूम असाइन कर देना है। असाइन अ रूम बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल एज, सीरियसनेस ऑफ डिजीज और डायग्नोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या, लेंथ ऑफ स्टे, तो हमने उसकी बेस पे प्रॉपर इसको एक रूम असाइन करना है चाइल्ड को, ठीक है। अब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्री एडमिशन की बात हो रही है। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर रूममेट्स फॉर द अराइवल ऑफ अ न्यू पेशेंट, ठीक है। व्हेन चिल्ड्रन आर टू यंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस कंसिडरेशन, प्रिपेयर पेरेंट्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उसके पेरेंट्स को भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो भी मेंटली जो है इस एडमिशन के बारे में, इस पूरे प्रोसीजर के बारे में मेंटली प्रिपेयर हों। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर रूम फॉर चाइल्ड एंड फैमिली विद एडमिशन फॉर्म्स एंड इक्विपमेंट्स नियर बाय टू एलिमिनेट नीड टू लीव चाइल्ड, ठीक है। तो हमने उसको प्रॉपर जो है वो रूम असाइन कर देना है, प्रॉपर हमने उसके बारे में गाइडलाइंस दे देनी है। उसके बाद अब एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद अब हमने क्या करना है,
सबसे पहले जो नर्स वहाँ पे उसको केयर देने वाली है उसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस प्राइमरी नर्स टू चाइल्ड एंड फैमिली। उसके बाद हमने उसको ओरिएंटेशन देनी है उस रूम के बारे में, जो भी उसके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने इसको प्रॉपर गाइड करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रूम में क्या क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन कॉल लाइट, ठीक है, बेड कंट्रोल्स, टेलीविजन, बाथरूम, टेलीफोन एंड सो ऑन, जो भी वहाँ पे चीज़ें वगैरह हैं उनको कैसे कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बता देना है पेशेंट को, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को। उसके बाद क्या है, यूनिट डायरेक्ट टू प्ले रूम, डेस्क, डाइनिंग एरिया और अदर एरियाज, जो भी उसके वहाँ पे सराउंडिंग्स में एरियाज होंगे उसके बारे में भी हमने उसको ओरिएंटेशन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या, इंट्रोड्यूस फैमिली टू रूममेट एंड हिज और हर पेरेंट्स। अब आपको पता है एक रूम के अंदर डिफरेंट और भी पेशेंट्स होते हैं, तो हमने उसके जो भी दूसरे पेशेंट्स होंगे, रूममेट्स होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देना है, ठीक है। उसके पेरेंट्स को भी बता देना है कि ये हमारे पास और भी फर्दर पेशेंट्स हैं जो कि इस रूम में स्टे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन बैंड अप्लाई करना होता है, ठीक है, उसकी रिस्ट पे या एंकल पे। ये अब सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं हर हॉस्पिटल के, उसने किस तरह से उसको आइडेंटिफिकेशन बैंड वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हॉस्पिटल के रेगुलेशंस और स्केड्यूल्स, ठीक है, जो भी उसके स्केड्यूल्स होंगे, जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो सारे हमने एक्सप्लेन कर देने हैं पेशेंट को, उसकी फैमिली को। उसके बाद फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो काम स्टार्ट करना है। हमने पहले हिस्ट्री लेनी है, फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, वाइटल साइंस वगैरह मॉनिटर करने हैं, ठीक है। और जो भी हमने लैब्स वगैरह करवानी है सारे सैंपल लेके हमने लैब लैब में भेज देने हैं, ठीक है। और इस तरह से हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपने बॉक्स अच्छे से करना है, बिफोर एडमिशन और ड्यूरिंग एडमिशन हमने कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया इसका हाफ चैप्टर हॉस्पिटलाइजेशन का, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। ये आपने अच्छे से रीड करना है, जो भी इसमें मेजर बॉक्सेस थे करना है। तो ये हमने पढ़ लिया, इसका हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने बेसिकली जो बॉक्सेस और टेबल्स हैं उस पे ज़्यादा हमने फोकस किया है। यहाँ से ज़्यादातर पेपर आता है, तो आपने इनको अच्छे से रीड करना है, इनको हाईलाइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसका अगला पोर्शन नर्सिंग इंटरवेंशन से, कि हमने कौन कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करनी होती हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।